बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 21 के न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम इस लेक्चर में करेंगे क्या। सबसे पहले हम 4 वो न्यूमेरिकल करेंगे कि जो बिल्कुल सेम है और जिसमें सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट लगता है। तो सबसे पहले हम वो कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद वो चारों न्यूमेरिकल करेंगे जो बिल्कुल सेम है। उसके बाद जो है हम 2 ऐसे न्यूमेरिकल करेंगे जो सिर्फ 2-2 स्टेप्स के हैं। यानी कि इन शॉर्ट ये कि जो 6 न्यूमेरिकल जो सबसे इजी हैं इन न्यूमेरिकल्स में, सबसे पहले हम वो करेंगे। उसके बाद जो 4 न्यूमेरिकल्स रह जाएंगे जो थोड़े बहुत ट्रिकी हैं, उसके बाद वो हम करेंगे। तो इंशाल्लाह ये न्यूमेरिकल हलवा मक्खन मलाई हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो कॉन्सेप्ट क्या है जिससे रिलेटेड हम अपने पहले 4 न्यूमेरिकल करेंगे जो बिल्कुल सेम है। तो देखिए 4 न्यूमेरिकल जो बिल्कुल सेम है उनमें क्या करना है, ठीक है। उनमें क्या करना, हमने सबसे पहले मैथ डिफेक्ट फाइंड करना है, ठीक है। चारों न्यूमेरिकल में एक ही काम करना है। सबसे पहले उनमें मैथ डिफेक्ट फाइंड करना है और उस मैथ डिफेक्ट की मदद से बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी है। अब किस तरह से फाइंड करनी है, सिंपल क्या काम करना है, मैथ डिफेक्ट फाइंड करके उसको 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। दोबारा से बता रहे हैं कि मैथ डिफेक्ट सबसे पहले फाइंड करना है उनमें, और उस मैथ डिफेक्ट की वैल्यू को 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस मैथ डिफेक्ट से रिलेटेड जो बाइंडिंग एनर्जी है वो हमारे पास निकल आएगी। और चारों न्यूमेरिकल में हमने यही काम करना है। अब क्यों 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करना है, ये हम वैसे तो टॉपिक में बहुत तफसील से बता के आ चुके हैं, लेकिन ये सबसे शॉर्ट तरीका है, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी निकालने का। अब क्यों, क्योंकि देखिए E = mc², बजाय ये कि हम इतना लंबा काम करते रहें। E = mc², 1 U किसके इक्वल होता है, मैस 1.6606 × 10⁻27 किलोग्राम के। C की जगह 3 × 10⁸ उसका स्केयर आ जाएगा। ये वाली वैल्यू आएगी 1.494 × 10⁻10 जूल। तो अब जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻19 करते हैं और फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू आ जाती है। तो कितनी आ जाएगी, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट से रिलेटेड जो एनर्जी है वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो बजाय ये कि इतना बड़ा काम करने के, हम सिंपल बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए ये काम करेंगे कि मैथ डिफेक्ट की वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल मैथ डिफेक्ट जो हमारे पास आ रहा है वो फॉर एग्जांपल 10U आ रहा है, ठीक है, U में वैल्यू होनी चाहिए। तो सिंपल क्या करेंगे, इस 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू है वो निकल आएगी। सिंपल, चारों न्यूमेरिकल में मैथ डिफेक्ट उसको मल्टीप्लाई 931 से, तो हमारा न्यूमेरिकल खत्म। अब 2 चीजें और आपने याद रखनी है कि मैस ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.007276 U और मैस ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है 1.00865 U, ठीक है। तो 4 न्यूमेरिकल आसानी से आपके हो जाएंगे। तो अब शुरू करते हैं अपने वो 4 न्यूमेरिकल जो बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या कहता है कि फाइंड द मैथ डिफेक्ट। क्या फाइंड करना है, मैथ डिफेक्ट फाइंड करना है एंड बाइंडिंग एनर्जी फॉर ट्रीटियम। मैथ डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी फॉर ट्रीटियम। अब ट्रीटियम क्या होता है, हाइड्रोजन का आइसोटोप कि जिसमें 1 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसके लिए हमने क्या करना है, मैथ डिफेक्ट फाइंड करना है और बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी है। If the atomic mass of tritium is 3.016049 U, atomic mass of tritium हमें क्या है, गिवन है। तो शुरू करते हैं कि mass of proton हमें पता है, mass of neutron हमें पता है, mass of tritium गिवन है, del m हमने फाइंड करना है और बाइंडिंग एनर्जी हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब यहाँ पे मैथ डिफेक्ट का हल्का सा बस आपको बताते चलें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है और ये न्यूट्रॉन है, ठीक है। इसी की अगर हम बात कर लें, इसका मैस फॉर एग्जांपल 1 kg है, इसका भी 1 kg है, इसका भी 1 kg है। तो इन तीनों का मैस कितना हो गया, 3 kg हो गया। लेकिन जब हम इनको मिलाकर एक न्यूक्लियस बना देंगे तब इसका मैस 3 kg नहीं आएगा, बल्कि फॉर एग्जांपल कितना आ जाएगा, 2.9 kg आ जाएगा। तो 0.1 kg मैस किधर चला जाता है,
बाइंडिंग एनर्जी बन के एमिट हो जाता है। तो ये जो 0.1 kg मैस है इसको हम क्या कहते हैं, मैस डिफेक्ट, ठीक है। और ये एनर्जी बन के एमिट हो जाता है जब ये न्यूक्लियॉन्स मिलके एक न्यूक्लियस बनाते हैं। तो ये थोड़ी सी मैस डिफेक्ट की कहानी थी। तो यानी कि मैस डिफेक्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा एम, इसका ये फार्मूला, ये सारे मैंने न्यूमेरिकल पहले से ही कर लिया है ताकि टाइम की बचत हो सके। डेल्टा एम हम फिर किस तरह से निकालेंगे, ZMP मैस ऑफ प्रोटॉन इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, प्लस A माइनस Z हमें क्या देगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। MN क्या है, मैस ऑफ न्यूट्रॉन, और माइनस मैस ऑफ न्यूक्लियस, यानी मैस ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मैस ऑफ न्यूक्लियस करेंगे तो हमारे पास मैस डिफेक्ट आ जाएगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ट्रिटियम में कितने हैं, 1, तो Z की जगह 1 लिख दे। मैस ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1.07276 U, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 3 माइनस 1 कितने हैं, 2 हैं, ऐसा ही है। और मैस ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 1.00865 U, माइनस मैस ऑफ न्यूक्लियस कितना है, मैस ऑफ ट्रिटियम कितना दिया हुआ है, 3.016049 U। तो मैस ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, इन दोनों के मैसेज को प्लस करें, माइनस इनसे मिला के जो न्यूक्लियस बना है उसके मैस को माइनस करें इसमें से, ठीक है। तो हमारे पास मैस डिफेक्ट कितना आता है, 0.085 U। तो मैस डिफेक्ट की वैल्यू फाइंड नहीं होगी। अब मैंने क्या कहा था, एक तो मैस डिफेक्ट की वैल्यू फाइंड करी थी, वो तो होगी। अब नेक्स्ट है बाइंडिंग एनर्जी। तो सिंपल है, इस मैस डिफेक्ट की वैल्यू को 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दें, तो 0.0085 इंटू 931, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से, तो 7.97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये इसकी बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो मैस डिफेक्ट भी फाइंड हो गया, बाइंडिंग एनर्जी भी फाइंड होगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 4, फाइंड द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन हमें दिया हुआ है और कह रहा है कि उस रिएक्शन से एसोसिएटेड जो एनर्जी है उसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। व्हाट डज नेगेटिव साइन इंडिकेट है, इसमें आगे चल के एक नेगेटिव साइन आएगा, तो पूछ रहा है कि वो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, ठीक है। तो देखते हैं कि इस न्यूमेरिकल को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास वो रिएक्शन दिया हुआ है कि जिससे एसोसिएटेड हमने एनर्जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो रिएक्शन क्या है, नाइट्रोजन को हीलियम से मिलाया तो क्या बना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो इस रिएक्शन से रिलेटेड जो मैस डिफेक्ट है सबसे पहले हम वो फाइंड करेंगे, उस मैस डिफेक्ट को यूज करके हम एनर्जी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यानी सेम उसी तरह का काम करना है। तो सबसे पहले मैस डिफेक्ट डेल्टा एम हम किस तरह से फाइंड करेंगे, तो वो हम फाइंड करेंगे इस तरह से कि नाइट्रोजन और हीलियम, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये हमारे पास क्या है, ये प्रोडक्ट्स बनी हैं, ऐसा ही है। तो देखिए मैस ऑफ रिएक्टेंट्स में से मैस ऑफ प्रोडक्ट को माइनस कर देना है। फिर से बता रहा हूं कि मैस इफेक्ट हम किस तरह से निकालेंगे कि मैस ऑफ रिएक्टेंट्स में से मैस ऑफ प्रोडक्ट को माइनस कर देना है, तो मैस इफेक्ट की वैल्यू निकल आएगी। तो डेल्टा एम इज इक्वल टू मैस ऑफ नाइट्रोजन प्लस मैस ऑफ हीलियम, ये हमारे पास क्या बनेगा, मैस ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मैस ऑफ ऑक्सीजन प्लस मैस ऑफ हाइड्रोजन, तो ये हमारे पास मिला के क्या बन जाएगा, मैस ऑफ प्रोडक्ट्स बन जाएगा, ठीक है। अब मैस ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है, हीलियम क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, ये इसकी इनकी वैल्यूज आपने याद करनी है, और ये वैल्यूज एक टेबल में दी हुई है, और उस टेबल को भी आपने याद करना है, छोटू सा टेबल है। तो वो टेबल मैस स्पेक्ट्रोग्राफ वाले टॉपिक में साइड पर टेबल दिया हुआ है, उसमें ये सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं, तो आपने ये लाजमी याद करनी है। तो मैस ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है, 14.0031 U, मैस ऑफ हीलियम 4.00246, मैस ऑफ ऑक्सीजन 16.991 U, और मैस ऑफ हाइड्रोजन 1.0073 U होता है, ठीक है। तो जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 18.0057 U, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 18.0069 U आ जाएगा, ऐसा ही है। तो ये हमारे पास क्या है, मैस ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मैस ऑफ प्रोडक्ट। तो इसको जब माइनस करेंगे तो मैस इफेक्ट कितना आएगा, -0.0012 U आ जाएगा, ठीक है।
अब मास डिफेक्ट की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है, मास डिफेक्ट की वैल्यू तो आ गई है। अब मैंने क्या बताया था कि इससे एनर्जी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, सिंपल कुछ भी नहीं करना, इस U की जगह 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पुट कर देना है, क्योंकि 1 U इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 0.0012 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो कितना आएगा, -1.12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यही उसने एनर्जी की वैल्यू हमसे पूछी हुई थी। नेक्स्ट उससे पूछा है कि व्हाट डज नेगेटिव साइन इंडिकेट, कि ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है। ये नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि इस रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए हमें कम से कम इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। फिर से बता रहे हैं कि इस रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए हमें इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है कि इतनी एनर्जी पहले हम देंगे तब ये रिएक्शन स्टार्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो नेगेटिव साइन है ये हमारे पास शो कर रहा है कि ठीक है कि इतनी एनर्जी हमारे पास रिक्वायर्ड है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5 और 7 सेम टू सेम न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरह है। तो अगर वो समझ आ गए हैं तो ये बिल्कुल हलवा मक्खन मलाई सब कुछ हो जाएंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 5 क्या कहता है, डिटरमाइन द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन हमें दिया हुआ है, ठीक है जी, कि जिसमें कार्बन का मैस हमें गिवन है और हमें कहा गया है कि इस रिएक्शन से एसोसिएटेड जो एनर्जी है वो आप फाइंड करें। तो यहाँ पर क्या है, कार्बन है, ठीक है, बीटा डिके हुआ तो नाइट्रोजन बना और साथ में ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एमिट हो गया। तो इस रिएक्शन से एसोसिएटेड एनर्जी हमने फाइंड करनी है, यानी डेल ई को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। सेम वही काम करना है कि मैस ऑफ कार्बन माइनस मैस ऑफ नाइट्रोजन प्लस मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मैस ऑफ रिएक्टर्स में से मैस ऑफ प्रोडक्ट को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है। तो मैस ऑफ कार्बन कितना है 14.008918 U माइनस मैस ऑफ नाइट्रोजन 14.006774 U प्लस मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.0058 U, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 14.008918 U मैस ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस 14.0072 U मैस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनी है। तो मैस इफेक्ट कितना आया 0.00167 U। तो सेम कुछ भी नहीं करना, इस मैस इफेक्ट को वही पुराना फार्मूला 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा 1.55 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये एनर्जी की वैल्यू देखिए प्लस में आ रही है, यानी कि इस रिएक्शन के दौरान क्या हुआ है कि ये एनर्जी एमिट हुई है, ठीक है। जब बीटा डिके हुआ है तो ये एनर्जी क्या हुई है, एमिट हुई है इस रिएक्शन में से। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 7। कैलकुलेट द एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज्ड इन द फॉलोइंग फ्यूजन रिएक्शन। कि ये हमारे पास एक फ्यूजन रिएक्शन दिया हुआ है, तो इसमें कह रहा है कि जो एनर्जी रिलीज हुई है उसकी वैल्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करें। तो फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता था कि टू स्मॉल न्यूक्लियाई मिलकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाते थे और एनर्जी एमिट होती थी। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास ड्यूटेरियम है और यहाँ पर क्या है, हीलियम है। इन दोनों को जब आपस में मिलाया तो क्या बना, हीलियम-2 और एक न्यूट्रॉन एमिट हुआ। तो कह रहा है कि इस रिएक्शन के दौरान कितनी एनर्जी एमिट हुई ये आप हमें बताएं। तो सेम वही कहानी कि मैस इफेक्ट पहले निकालेंगे, उसको 931 से मल्टीप्लाई कर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनर्जी की वैल्यू निकल आएगी। मैस इफेक्ट कैसे निकालेंगे, मैस ऑफ ड्यूटेरियम प्लस मैस ऑफ हीलियम माइनस मैस ऑफ हीलियम प्लस मैस ऑफ न्यूट्रॉन। तो मैस ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मैस ऑफ प्रोडक्ट, ओके हो गया। सेम वही कहानी। तो मैस ऑफ ड्यूटेरियम कितना है 2.014102 U प्लस 3.016050 U, ठीक है, जो हीलियम का हमारे पास मैस है। और मैस ऑफ हीलियम-24 का कितना है 4.002603 U माइनस मैस ऑफ न्यूट्रॉन 1.008665 U। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो मैस इफेक्ट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 0.0188884 U आ जाएगी, ठीक है। फिर से कुछ नहीं करना कि इस मैस इफेक्ट की वैल्यू को 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दें तो 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। यानी इस फ्यूजन रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी एमिट हुई है, जो एनर्जी रिलीज हुई है वो कितनी है 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये थे हमारे वो 4 न्यूमेरिकल कि जो बिल्कुल सेम थे कि जिसमें पहले मैस इफेक्ट फाइंड करो फिर उसको 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करो तो एनर्जी आ जाएगी। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 3। द एलिमेंट प्रोटेक्टेनियम इज अनस्टेबल एंड डिकेज बाय बीटा एमिशन विद अ हाफ लाइफ 6.66 आवर्स
स्टेट द न्यूक्लियर रिएक्शन एंड द डॉटर न्यूक्लियाई। इस न्यूमेरिकल में हमें कह रहा है कि एक एलिमेंट है प्रोटेक्टेनियम और वो क्या कर रहा है, बीटा एमिशन करता है। तो बताएं कि न्यूक्लियर रिएक्शन किस तरह का होगा और इसमें जो डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा वो कौन सा होगा। और साथ में हाफ लाइफ दी हुई है प्रोटेक्टेनियम की 6.66 आवर्स के 6.66 आवर्स के बाद प्रोटेक्टेनियम के हाफ ऑफ द न्यूक्लियाई क्या कर जाएंगे, डिके कर जाएंगे। तो डाटा सबसे पहले इसका देखते हैं। तो प्रोटेक्टेनियम की हाफ लाइफ कितनी दी हुई है, 6.66 आवर्स। तो आवर्स में तो पहले इसको सेकंड में करेंगे, तो 6.66 इंटू 60 तो आंसर क्या आएगा 23976 सेकंड्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, प्रोटेक्टेनियम की हाफ लाइफ है। ठीक है, तो अब उससे पूछा क्या है कि न्यूक्लियर रिएक्शन किस तरह का होगा और डॉटर न्यूक्लियाई कौन सा होगा। तो याद रखिए कि इसने कहा है कि बीटा डिके हुआ है, और जब बीटा डिके होता है यानी कि न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। अब कहेंगे न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया, तो क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। तो ऐसे रिएक्शन को, ऐसे डिके को हम क्या कहते हैं, बीटा डिके। यानी कि इन शॉर्ट ये कि किस तरह से हमारे पास अगर ये हमारे पास 2 प्रोटॉन है और ये 2 न्यूट्रॉन है, तो ये एक न्यूट्रॉन किस में चेंज हो गया, प्रोटॉन में चेंज हो गया। इसको भी फिर मैं पॉजिटिव बना दूंगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एमिट हुआ। अब इसमें देखिए पहले कितने प्रोटॉन से, 2 प्रोटॉन से, अब कितने हो गए हैं, 3 प्रोटॉन हो गए हैं। लेकिन क्या एटॉमिक मास चेंज हुआ है, वो पहले भी 4 था अब भी 4 है। ऐसे ही ना एटॉमिक मास होता है ना हमारे पास, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो वो पहले भी 4 था अब भी 4 है। हाँ, एक चेंजिंग आई है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गए, पहले 2 थे अब 3 हो गया बीटा डिके की मदद से। सेम इस रिएक्शन में भी कुछ इसी तरह का हुआ है कि ये हमारे पास X कोई न्यूक्लियाई है, Z उसका एटॉमिक नंबर है और A क्या है, एटॉमिक मास है। तो इलेक्ट्रॉन एमिट होने की वजह से, बीटा डिके की वजह से जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो बढ़ गया है, Z+1 हो गया, एक नंबर से बढ़ गया, लेकिन एटॉमिक मास में कोई चेंजिंग नहीं आई है। ठीक है, तो रिएक्शन ही किस तरह से होगा वो चीज देखते हैं। प्रोटेक्टेनियम है जिसका एटॉमिक नंबर 91 है और एटॉमिक मास 234 है, और इसमें क्या हुआ है, बीटा डिके हुआ है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हुआ है, एमिट हुआ है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर से। तो मैंने क्या कहा था, एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा एक नंबर से। ठीक है, तो कोई भी हमारे पास न्यूक्लियाई बना, एटॉमिक नंबर क्या हुआ, 92 हो गया, 91 था ना, तो एक प्रोटॉन बढ़ गया है तो 91 से 92। क्या एटॉमिक मास चेंज होगा, एटॉमिक मास चेंज नहीं होगा। तो यहां पर क्या होगा, 234 ही रहेगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास कौन सा न्यूक्लियाई होता है, ये यूरेनियम नहीं होता, ये यूरेनियम नहीं होता कि जिसका एटॉमिक नंबर 92 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह का रिएक्शन होगा जो उसने हमसे पूछा होता है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन। अब डॉटर न्यूक्लियाई क्या होता है, तो देखिए किसी भी न्यूक्लियाई में डिके की वजह से जो नया न्यूक्लियाई बनता है, जो नया एलिमेंट बनता है, उसको हम कहते हैं डॉटर एलिमेंट। फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं कि जो एलिमेंट डिके करता है, डिके करने के बाद एक नया एलिमेंट बन जाता है, उस नए एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई। तो ये क्या है, ये डॉटर न्यूक्लियाई कह लें, एलिमेंट कह लें, तो इसको हम डॉटर एलिमेंट कहेंगे। सही है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पेरेंट एलिमेंट कहते हैं, पेरेंट एलिमेंट। ठीक हो गया, और यही 2 चीजें उसने हमसे पूछी हुई थी। अब नेक्स्ट चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ, क्योंकि वो भी तकरीबन सेम है, इसी की तरह का ही है। ठीक है, तो इफ यूरेनियम 92 233 डिकेज ट्विस्ट बाय अल्फा एमिशन, व्हाट इज द रिजल्टिंग आइसोटोप है कि जो हमारे पास यूरेनियम है वो 2 बार उसमें से क्या निकले, अल्फा पार्टिकल निकले, तो जो हमारे पास नया आइसोटोप बनेगा वो कौन सा होगा। ठीक है, तो वो चीज देखते हैं। देखिए अल्फा पार्टिकल निकलने का मतलब क्या है, ठीक है, अल्फा डिके का मतलब क्या है, अल्फा डिके का मतलब है कि अगर यूरेनियम में से अल्फा डिके हो रहा है, अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है, इसका मतलब है कि उसमें से 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, एमिट हो रहे हैं। 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, एमिट हो रहे हैं।
तो देखें ये हमारे पास कोई न्यूक्लियाई है कि Z उसका एटॉमिक नंबर है और A क्या है, उसका एटॉमिक मास है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पहले आपको एग्जांपल एक दे दें कि अगर हमारे पास ये यूरेनियम है, ठीक है, 92 और 235, इसमें से मैं कह रहा हूं कि अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गया, एमिट हो गया है, अल्फा पार्टिकल एमिट हो गया है। इसका मतलब है अल्फा पार्टिकल मतलब 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स, ठीक हो गया, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन। अब इसमें से 2 प्रोटॉन्स की कमी आएगी तो ये क्या बन जाएगा 90 प्रोटॉन, और 235 है, एटॉमिक मास 4 से कम होगा, ठीक है, क्योंकि 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, तो 4 इसका एटॉमिक मास क्या होगा, कम होगा। तो 235 माइनस 4 कितना आ गया, 231 आ गया, और ये क्या होता है, ये थोरियम होता है। तो ये हम कह रहे हैं कि एक दफा इसमें से अल्फा निकल गया है। ठीक है, सेम कुछ इसी तरह का इसमें भी होगा कि एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आएगी अल्फा पार्टिकल के निकलने से, Z -2 हो जाएगा, 92 से 90 हो जाएगा, और एटॉमिक मास में 4 की कमी आएगी, A -4 हो जाएगा, 235 -4, तो हमारे पास है यहाँ पर 231 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब प्लस हीलियम न्यूक्लियाई, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लियाई, हीलियम में भी तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो हीलियम न्यूक्लियाई अगर एमिट हो रहा है मतलब अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है। लेकिन ये तो एक दफा हो रहा है, उसने कहा है 2 दफा होगा, तो फिर नया जो आइसोटोप बनेगा वो कौन सा होगा। तो देखते हैं रिएक्शन की मदद से। ठीक है, यहां पर ये यूरेनियम है हमारे पास और ये डिके हो गया बाय एमिटिंग अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम न्यूक्लियाई, तो हीलियम 2 और 4 आ गया। ठीक है, और जो नया हमारे पास न्यूक्लियस बना उसमें क्या था, 92 है, तो ये क्या बन जाएगा 90, और 233 माइनस 4 है 229 आ जाएगा। अब कितनी दफा अल्फा निकला, एक ही दफा निकला है। अब क्या होगा, ये जो नया बना है Y 90 229, इसमें से दोबारा अल्फा पार्टिकल एमिट होगा। मैंने कहा था ना 2 बार एमिट होना है, पहली दफा एमिट हुआ तो ये रिएक्शन आया, अब ये जो नया न्यूक्लियस बना है इसमें से एक और अल्फा पार्टिकल एमिट अब होगा, क्योंकि 2 बार एमिट करवाना है, तो क्या हो जाएगा प्लस हीलियम, ले जी दूसरी बार भी एमिट हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि Y यहां पर क्या आ जाएगा, इसको भी Y से शो कर देते हैं, 90 - 2 88, और 229 - 4 225। तो ये जो हमारे पास बना है आइसोटोप है, ये किस चीज का है कि जिसका एटॉमिक नंबर 88 होता है। यहां पर रेडियम हमारे पास न्यू आइसोटोप आया है कि जिसका एटॉमिक नंबर 88 होता है, और यही उसने हमसे पूछा हुआ था कि अगर ट्विस अल्फा पार्टिकल एमिट हो, 2 दफा, एक दफा एमिट हुआ, फिर दोबारा एक और अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ, तो जो नया आइसोटोप बनेगा वो कौन सा होगा, भाई वो रेडियम होगा। ठीक हो गया, तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6 है। अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 2। द हाफ लाइफ ऑफ स्ट्रोंशियम इज 9.70 हॉर्स, फाइंड इट्स डिके कांस्टेंट है कि एक एलिमेंट है स्ट्रोंशियम, कि जिसकी हाफ लाइफ कितनी है 9.70 हॉर्स है। ठीक है, तो इसका उसने बताया कि डिके कांस्टेंट हमने मालूम करना है कि इसका डिके कांस्टेंट कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले आवर्स में है तो इसकी हाफ लाइफ को सेकंड्स में पहले करेंगे, तो 9.70 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो 34920 सेकंड आ जाएगी। तो ये इसकी क्या है, हाफ लाइफ है। और डिके कांस्टेंट यानी लैम्डा हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो लैम्डा हम इसमें किस तरह से फाइंड करेंगे वो चीज देखते हैं। देखिए फार्मूला हम क्या पढ़ के आ चुके हैं, लैम्डा इंटू T1/2 इज इक्वल टू 0.693। ठीक है, ये हाफ लाइफ में हम फार्मूला पढ़ के आज के डिके कांस्टेंट के लिए, इसमें हमने फाइंड क्या करना है, लैम्डा, तो लैम्डा इधर आ जाएगा, तो 0.693 डिवाइडेड बाई टी की पावर T1/2, इसकी पावर नहीं है, T1/2 मतलब हाफ लाइफ है, तो इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय 34920। तो लैम्डा हमारे पास कितना आ जाएगा, 1.98 इंटू 10⁻⁻⁵ पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास डिके कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है,
और यही उसने हमसे पूछी हुई थी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 8। अ शीट ऑफ लेड 5 मिलीमीटर थिक रिड्यूसेस द इंटेंसिटी ऑफ अ बीम ऑफ गैमा रेज बाय अ फैक्टर 0.4। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन के इतने पार्ट में हमें क्या कहा गया है। कहते हैं कि एक लेड की बनी हुई शीट है कि जिसकी थिकनेस कितनी है 5 मिलीमीटर, जिसको हमने x1 से शो किया हुआ है, और इसमें से गैमा रेज पास कर रही हैं जिनकी इंटेंसिटी कितनी है I0, यानी कि ये इनिशियल इंटेंसिटी है। तो अब इस शीट में से पास करने के बाद जाहिर सी बात है गैमा रेज की इंटेंसिटी कम होगी, यानी इनका नंबर कम होगा। तो इनकी इंटेंसिटी कम हो गई, और कम हो गई कितनी रहेगी 0.4 I0, मतलब इनिशियल वैल्यू के 0.4 रह गई। ठीक हो गया। तो पूछा क्या गया है, फाइंड हाफ वैल्यू थिकनेस ऑफ लेड शीट विच विल रिड्यूस द इंटेंसिटी टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। कहता है कि आपने लेड शीट की थिकनेस फाइंड करनी है कब कि जब हमारे पास है जो गैमा रेज हैं उनकी इंटेंसिटी लेड शीट से गुजरने के बाद हाफ रह जाए, यानी 0.5 I0 रह जाए। इस चीज को गौर से समझें कि हमने कोई ऐसी लेड शीट लेनी है, ठीक है, और उसकी थिकनेस फाइंड करनी है कि जिसमें से गैमा रेज गुजरे तो उनकी इंटेंसिटी हाफ हो जाए, यानी 0.5 I0 हो जाए। तो बताएं उस लेड शीट की थिकनेस कितनी होगी। ठीक है, कि जिसमें से गैमा रेज पास करने के बाद उनकी इंटेंसिटी कितनी रह जाए, हाफ रह जाए, यानी 0.5 I0 रह जाए। तो वो चीज देखते हैं किससे फाइंड करते हैं। हम एक फार्मूला पढ़ के आ चुके हैं, I इज इक्वल टू I0 e की पावर माइनस म्यू एक्स। ठीक हो गया, ये फार्मूला हम पढ़ के आ चुके हैं इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर वाले टॉपिक में। आई क्या है, रिड्यूस इंटेंसिटी, ठीक है, लेड शीट से गुजरने के बाद। I0 क्या है, हमारे पास जो ओरिजिनल उनकी इंटेंसिटी है, और E और साथ में E एक्सपोनेंशियल, और माइनस म्यू हमारे पास क्या है, ये एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है। X क्या है, ये हमारे पास थिकनेस है। तो देखते हैं किस तरह से। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको क्या नाम दूंगा, I1 इज इक्वल टू 0.4 I0, और इसको नाम दे दें I2 इज इक्वल टू 0.5 I0। ठीक है, तो x1 दिया हुआ है 5 × 10⁻³ I0 कितना है 0.4 I0, x2 हमने फाइंड करना है, और I2 की वैल्यू 0.5 I0 दी हुई है। तो इसका क्या, I1 इसको कर दें माइनस म्यू x1 कर दें। ठीक है, तो जो हमने फाइंड करनी है उसकी भी वैल्यू साथ ही लिख लेते हैं, I2 इज इक्वल टू I0 e की पावर माइनस म्यू x2। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके बाद में हम इसको कंपेयर करेंगे तो x2 की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, अब किस तरह से वैल्यू निकालते हैं। I1 की वैल्यू कितनी है 0.4 I0, तो पुट कर दें 0.4 I0 इज इक्वल टू I0 e की पावर माइनस म्यू x1। यहां पर I2 की वैल्यू कितनी है 0.5 I0, 0.5 I0 इज इक्वल टू I0 e की पावर माइनस म्यू x2 आ जाएगा। ठीक हो गया, I0 से गया तो क्या आ जाएगा 0.4 इज इक्वल टू e की पावर माइनस म्यू x1। यहां पर भी कुछ इसी तरह का करेंगे, 0.5 e की पावर माइनस म्यू x2। तो यहां पर आपने क्या करना है, e को खत्म करने के लिए दोनों तरफ log ले लेना है। तो इस तरफ जब log लेंगे तो log ऑफ 0.4 इज इक्वल टू log ऑफ e की पावर माइनस म्यू x1। ठीक है, यहां पर भी कुछ इसी तरह करना है, log ऑफ 0.5 इज इक्वल टू e की पावर, यहां पर भी log लेंगे, log ऑफ e की पावर माइनस म्यू x2 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो log ऑफ 0.4 कितना होता है, माइनस 0.916, माइनस 0.916 इज इक्वल टू log e 1 हो जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा माइनस म्यू x1। ठीक है, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेना है। ठीक है, यहां पर log ऑफ 0.5 कितना आएगा, माइनस 0.693 आ जाएगा log ऑफ 0.5, और log ऑफ E1 इज इक्वल टू, यहां पर क्या आ जाएगा माइनस म्यू x2। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। ठीक हो गया। तो अब
इसको रेज करने वाले हैं, ठीक है, बाकी काम हम इधर करेंगे। आई थिंक ये पता चल गया होगा कि हमने फाइंड क्या करना है, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है कि डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2 कर देना है, ठीक है। इक्वेशन 1 कौन सी है, ये वाली, -0.916 इज इक्वल टू -μx1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 कौन सी है, -0.693 -0.693 इज इक्वल टू -μx2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव से गया, ये इससे मर गया, ये इससे गया, तो आंसर क्या है 0.916 ओवर 0.693 इज इक्वल टू x1 ओवर x2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है x2 की वैल्यू को। तो x2 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम यहां पे क्या करेंगे कि x2 इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा, तो 0.693 डिवाइडेड बाय 0.916 इंटू x1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा 0.693 ओवर 0.916 मल्टीप्लाई बाय x1 की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10 टू रेस पावर -3, 5 इंटू 10 टू रेस पावर -3 मीटर। तो x2 की वैल्यू इसको सॉल्व करने से जो आती है वो कितनी आती है, 3.78 इंटू 10 टू रेस पावर -3 मीटर। यहां हम इसको लिख सकते हैं कि x2 इज इक्वल टू 3.78 मिलीमीटर, यानी इतनी थिकनेस ऑफ शीट है होनी चाहिए, और यही हमने क्या करना था, फाइंड करना था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 9, रेडिएशंस फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स ओबेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। हम सबको पता है, इफ द काउंट रेट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम गीगर काउंटर इज 360 काउंट्स पर मिनट, what will be its count rate at 3 मीटर फ्रॉम द सोर्स है। तो देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। तो फॉर एग्जाम्पल है, ये हमारे पास है कोई GM काउंटर, ये है हमारे पास है कोई GM काउंटर, और यहां पे क्या लगा हुआ है, काउंट करने वाला लगा हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर हमने रेडिएशन सोर्स को 1 मीटर दूर रखा हुआ है, तो ये कोई रेडिएशन सोर्स है जिसमें से रेडिएशंस निकलेंगी, और ये GM काउंटर क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। और 1 मीटर दूर जब हमने एक सोर्स को रखा हुआ है जिसमें से रेडिएशन निकल रही है, तो उसमें GM काउंटर ने कितनी काउंट की है, 360 काउंट पर मिनट, ठीक है। मतलब 360 काउंट की है, काउंट रेट उसने 360 की है पर मिनट, 1 मिनट के अंदर। अब पूछा ये गया है कि अगर हम GM काउंटर से सोर्स का जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर कर दें, मतलब यहां पर कहीं पर आ जाए, तो बताएं कि ये जो हमारे पास इसके साथ काउंट करने वाला लगा हुआ होता है, ठीक है, स्केलर यूनिट हमारे पास लगा होता है, ये कितनी काउंटिंग करेगा। बात समझ आई, नहीं आई, ठीक हो गया। इसको दोबारा से रिपीट कर रहे हैं कि 1 मीटर डिस्टेंस में हमने क्या रखी, एक सोर्स रखी GM काउंटर से, और GM काउंटर ने जो काउंट रेट किया रेडिएशन का वो 360 पर मिनट किया। तो कहते हैं कि अगर इस सोर्स का डिस्टेंस GM काउंटर से हम 3 मीटर कर दें, तो बताएं कि काउंट रेट हमारे पास कितना आएगा, ठीक है। और काउंट रेट को हम इंटेंसिटी भी कह सकते हैं। तो I1 से हम इसको शो कर रहे हैं, इज इक्वल टू काउंट रेट एट 1 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। 1 मीटर यानी R1 1 मीटर कर दें और R2 3 मीटर कर दें। तो एट 1 मीटर डिस्टेंस 360 काउंट पर मिनट, और I2 काउंट रेट एट 3 मीटर हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब इसी न्यूमेरिकल की पहली लाइन में हमें कहा गया है कि जो इंटेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्केयर ऑफ द डिस्टेंस के, यानी जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा, जितनी जो रेडिएशन है ज्यादा ट्रेवल करेगी, उतनी उनकी इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। तो इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब खत्म करेंगे तो I इज इक्वल टू K ओवर R का स्क्वायर, वेयर K इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है।
तो यहां पर आपने क्या करना है, यहां पर लिखना है I1 R1 इसके लिए, और इसके लिए फिर हम अलग से यहां पर करेंगे, और वो क्या होगा I2 इज इक्वल टू K और R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों के लिए सेम पिछले न्यूमेरिकल की तरह अलग अलग से इक्वेशन निकालेंगे, दोनों को फिर कंपेयर करेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लें, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे लें। तो आपने क्या करना है, इनको कंपेयर करना है। यहां पे हमने क्या करना है, 3 मीटर पे फाइंड करना है। तो डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 कौन सी है, ये वाली, I1 इज इक्वल टू K ओवर R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय I2 इज इक्वल टू K ओवर R2 का स्क्वायर। तो K से चला गया, R2 ऊपर चला जाएगा, R1 नीचे आ जाएगा। तो I1 ओवर I2 इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर ओवर R1 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया जी, आई थिंक यहां तक सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। अब I1 कितना है, I1 कितना है हमारे पास 360। ठीक है, I1 हमारे पास कितना है, I1 कितना है 360 काउंट पर मिनट। और I2 हमने क्या करना है, फाइंड करना है। और R2 कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर। R1 कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है I2, तो I2 को उठाकर इधर ले जाए, इस वैल्यू को उठाकर इधर ले आए। तो I2 इज इक्वल टू 360 और 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 4s आर 36 और साथ में 0। तो I2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 काउंट पर मिनट। और यही उसने हमसे पूछा हुआ था। मतलब अगर हम GM काउंटर से सोर्स को 3 मीटर दूर रखें तो GM काउंटर जो हमारे पास काउंटिंग वो देगा वो कितनी होगी 40 काउंट पर मिनट, यानी कि इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 9। लास्ट न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 21 का। अ 75 kg पर्सन रिसीव्स अ होल बॉडी रेडिएशन डोज ऑफ 25 मिली रेड डिलीवर्ड बाय अल्फा पार्टिकल फॉर विच RBE फैक्टर इज 12 है। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पर्सन है कि जिसका मास कितना है 75 kg है, और उस पे अल्फा रेडिएशन फॉल की जा रही है, जिसकी वजह से वो कितनी डोज एब्जॉर्ब कर रहा है 24 मिली रेड डोज वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। अब जिसमें RBE फैक्टर अल्फा के लिए RBE फैक्टर कितना है 12 उसने दिया हुआ है। RBE फैक्टर कितना है 12 उसने दिया हुआ है। RBE ये उसकी वैल्यू कितनी है 12 है। अब RBE क्या होता है, RBE होता है रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस। रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस ये हमें ये बताती है कि अगर हम डिफरेंट रेडिएशन की इक्वल डोज लें तो उन सब का जो बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस है वो सब की सेम नहीं होगी, वो सब की क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, और अल्फा रेडिएशन क्योंकि फॉल हो रही है तो RBE फैक्टर फिर कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, पूछा क्या गया है, पूछा हमसे ये गया है कि कैलकुलेट द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इन जूल्स एंड इक्विवेलेंट डोज इन रैम। तो कितनी उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है, ठीक है, उस पर्सन ने 75 kg जिसका मास है, जिस पे अल्फा रेडिएशन फॉल कर रही है, उसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की इन जूल्स वो फाइंड करनी है, और इक्विवेलेंट डोज की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो एनर्जी के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या हम फार्मूला पढ़ा है कि E इज इक्वल टू M इंटू डी, वेयर M इज मास एंड D इज डोज जो उसने एब्जॉर्ब की है। तो E इज इक्वल टू 75 सॉरी M इज इक्वल टू 75 मास हमें गिवन है, डोज कितनी है 25 इंटू 10⁻⁵। अब डोज की वैल्यू सॉरी यहाँ पर बताना रहेगी, डोज की वैल्यू कितनी है 24 मिली रेड। अब इसको मैं लिख सकता हूं D इज इक्वल टू 24 इंटू 10⁻³ रेड। अब यहां पर1 रेड किसके इक्वल होता है 0.01 ग्रे के। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस रेड की जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो 24 इंटू 10⁻³ रेड की जगह 0.01 ग्रे,
तो d इज इक्वल टू 24 इंटू 10⁻⁵ ग्रे में आंसर आ जाएगा डोज का। ठीक है, अब ये वैल्यू हमने क्या करनी है, यहाँ पर पुट करनी है, तो आंसर जो आएगा एनर्जी इन जूल्स में 18 इंटू 10⁻³ जूल्स आएगा। ठीक है, कि ये वो एब्जॉर्ब कर रहा है। अब यहाँ पर इक्विवेलेंट डोज हम किस तरह से निकालते हैं, d इंटू RBE फैक्टर हम कर देते हैं। ठीक है, डोज की वैल्यू कितनी है 24 इंटू 10⁻⁵, RBE की वैल्यू कितनी है 12 है, तो इक्विवेलेंट डोज की वैल्यू कितनी आएगी 2.88 इंटू 10⁻³ 7 आंसर आएगा। अब यहां पर देखिए 1/7 किसके इक्वल होता है 100 रैम के, क्योंकि हमने रैम में इसका आंसर लाना है। ठीक है, तो 7 की जगह 100 रैम पुट कर दें, 100 पुट कर दें इसकी जगह, तो क्या आंसर आएगा 0.29 रैम, यानी इक्विवेलेंट डोज कितनी आएगी 0.29 रैम आएगी। ठीक है, तो कोशिश करें कि कम से कम मैं इस न्यूमेरिकल के लिए जो टॉपिक है इससे रिलेटेड वो लाजमी आप इनसे पढ़ें। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के लिए जितने भी इनसे रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो लाजमी पढ़ें। कोशिश की है कि जिन्होंने इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ा उनको भी न्यूमेरिकल्स कुछ इस तरह से समझाए जाएं कि उनको भी हर न्यूमेरिकल आसानी से समझ आ जाए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 21। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।